ठीक है, तो टॉपिक आज का क्या है हमारा? मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी मीन्स क्या होता है? मेटलर्जी मीन्स होता है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, तो अगर हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा किससे? ओर से। उसके ओर क्या होते हैं? तो ओर होते हैं किसी भी मेटल के जो नेचर में प्रेजेंट कंपाउंड्स हैं, यानी जिनमें मेटल जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो, जिनसे मेटल को निकालना थोड़ा आसान हो, इजी हो और सस्ता भी हो। देखो ध्यान देना है कि सारे जितने भी नेचर में प्रेजेंट मेटल के कंपाउंड्स हैं वो सब ओर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सारे कंपाउंड से मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हम केवल उन्हीं कंपाउंड से मेटल को मतलब जिनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनसे निकालना उनको आसान होता है और जिनसे निकालना सस्ता भी हो, मतलब ताकि जो मार्केट में मेटल बिके तो इतनी महंगी ना हो कि लोगों के पहुंच से बहुत बाहर हो। तो मेटल को सस्ता बनाने के लिए ही हम उन कंपाउंड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो चीप हो, सस्ते हो। ठीक है, मतलब जिनको निकालना आसान हो, सस्ता मेथड हो और मेथड की जो कॉस्टिंग आए वो बहुत कम से कम रहे। ठीक, तो बेटा ओर कहलाते हैं। तो ओर्स क्या होते हैं? एक्चुअल में नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ मेटल, किसी भी मेटल के नेचर में, है ना, जितने भी कंपाउंड जिनसे निकाला जाए मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ओर्स कहते हैं। लेकिन मेटल का जो एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? चीप, मतलब सस्ता, जिसकी कॉस्टिंग कम से कम आए। और दूसरा कैसा होना चाहिए बेटा? इजी, मतलब आसान होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि मेटल को निकालने में हमें क्या करना पड़े? बहुत मेहनत करना पड़े। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या होते हैं कि नेचर में जो कंपाउंड प्रेजेंट हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, अकरिंग, ठीक है, कंपाउंड ऑफ चलो हम ले लेते हैं सपोज दैट कि सोडियम मेटल है हमारे पास। तो सोडियम के कितने कंपाउंड, क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, और उसके कंपाउंड कितने नेचर में प्रेजेंट हैं? तो आप देखोगे कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होंगे जो आपने नाम सुने होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम, है ना, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, ठीक, एटसेट्रा, सोडियम ऑक्साइड, है ना, एटसेट्रा। तो बहुत सारे कंपाउंड हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं जिनसे हम सोडियम को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी नेचर में प्रेजेंट कंपाउंड हैं, इन सभी से सोडियम को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। हम कौन से कंपाउंड से करते हैं? तो इन सब में जो प्रेफरेबल कंपाउंड रहता है वो कौन सा होता है? NaCl। क्यों NaCl ही? बिकॉज क्योंकि NaCl हमारे नेचर में एक्सेस में प्रेजेंट है ना, सलाइन वाटर में NaCl प्रेजेंट रहता है, वहीं से तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो NaCl एक तो एक्सेस में प्रेजेंट है, दूसरा इससे इसको निकालना एक बहुत बड़ा मेथड नहीं है, बहुत टिपिकल मेथड नहीं है। इसको निकालना, इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। सोडियम को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना सिंपल, हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है मॉल्टेन स्टेट में NaCl का, और हमें Na मिल जाता है। तो अगर हम देखें तो हमें इसमें मेटल को निकालने में बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया ओर किसे कहते हैं? जिससे मेटल को कैसे निकाल सके? चीपली और कन्वीनियंटली, मतलब इजी मेथड से। और बाकी के जो कंपाउंड हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट तो हैं, बट उनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है वो थोड़े से कॉस्टली ज्यादा हो मेथड, या इनको सभी को नेचर में ढूंढने में हमें दिक्कत हो रही हो, ना मिल पा रहे हो आसानी से, तो इस वजह से बाकी और को यूज नहीं करते हैं। तो बाकी क्या कहलाते हैं फिर? मिनरल्स। तो क्या ये मिनरल नहीं होता है? NaCl मिनरल नहीं होता है? यस, ये भी मिनरल होता है। तो मिनरल में NaCl भी आएगा, मिनरल में ये सब भी आएंगे। ठीक है, तो मिनरल का मतलब क्या हो गया? तो डेफिनेशन हम मिनरल की क्या बोलेंगे? तो मिनरल वो होते हैं बेटा जो नेचर में जितने भी कंपाउंड किसी मेटल के प्रेजेंट हैं, किसी भी मेटल के जितने भी पॉसिबल कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं या हो सकते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं मिनरल्स। बट सारे मिनरल जो होते हैं वो ओर नहीं होते, सारे मिनरल्स ओर नहीं है, क्योंकि हम सारे मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं।
हम केवल एक पर्टिकुलर एक या दो या तीन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड दोज आर नोन एज ओर्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स? ओर्स, मिनरल्स आर ऑल द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल, ठीक, एंड ओर आर द दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल, ठीक है, जिनसे हम मेटल को निकालें सस्ते तरीके से, इजी तरीके से, तो वो कहलाते हैं आपके ओर्स। तो समझ में आया ओर और मिनरल के बीच में डिफरेंस? इसका मतलब हुआ कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे जो ओर होते हैं बेटा वो तो मिनरल होंगे, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे ओर्स जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स नहीं होते। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों होते हैं कि सारे मिनरल्स ओर नहीं है लेकिन सारे ओर्स मिनरल्स हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा मेथड कहलाता है। अब होता क्या है कि जो ओर होता है बेटा, क्योंकि मैंने बताया नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, तो कोई भी चीज नेचर में अगर प्रेजेंट है तो वो हमेशा प्योर स्टेट में नहीं रहती, उसके साथ दो चार चीजें और भी जुड़ी रहती हैं। जैसे अगर हम बाहर से मिट्टी को उठाएं तो मिट्टी में एक कंपाउंड नहीं होगा, कई सारे कंपाउंड होंगे, ढेर सारे कंपाउंड होंगे अलग अलग टाइप के। तो इसका मतलब हुआ अब उसमें से जो हमारा डिजायर्ड कंपाउंड है, डिजायर्ड मतलब जिसकी हमें जरूरत है, उसके अलावा उससे जितने भी जुड़े हुए कंपाउंड होंगे जो आसपास उसके साथ लगे होंगे वो सब के सब इंप्योरिटी कहलाएंगे फिर, ठीक। हमें जिसकी जरूरत है, हमें सपोज दैट NaCl की जरूरत है और NaCl के साथ कुछ और भी कंपाउंड जुड़े हुए हैं और भी साथ में मिक्स हैं उसके साथ, तो ऑल अदर्स आर नोन एज इंप्योरिटीज। उन इंप्योरिटीज को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं बेटा गैंग पार्टिकल्स। क्या कहा जाता है? गैंग, गंगू कह लो या गैंग कह लो, है ना, गंगू। तो बेटा गैंग पार्टिकल्स कहा जाता है। तो अगर डेफिनेशन होती है कि व्हाट आर गैंग पार्टिकल्स, तो गैंग पार्टिकल्स आर द इंप्योरिटीज विच आर एसोसिएटेड विद ओर। गैंग पार्टिकल वो इंप्योरिटी है बेटा जो ओर के साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है, ओर के साथ मिक्स होके आती हैं। तो फिर गैंग पार्टिकल को पहले हटाना पड़ेगा। अगर हमें ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले गैंग पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ताकि इंप्योरिटी को हटाएं तो हमें ओर मिल जाए। तो इन गैंग पार्टिकल्स का जो रिमूवल होता है बेटा, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या कहते हैं उसको? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर? है ना, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव द गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर। ओर से गैंग पार्टिकल्स को अलग करने का तरीका। कितने तरीके हैं हमारे पास? तो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन 3 तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है फ्रॉथ, फ्लोटेशन, ठीक है, फ्लोटेशन मेथड, ठीक। हाँ, द सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल मेथड, ग्रेविटेशनल मेथड, ठीक है, ग्रेविटेशनल मेथड, या इसको हाइड्रोलिक वॉश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक वॉश, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉश। एंड द सेकेंड वन इज, हाँ, और तीसरा वाला है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब इन तीनों की डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है कि इनमें क्या क्या किया जाता है। हाँ, बस नाम पता होना चाहिए। फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं और मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। अब इन तीनों में है क्या? कौन से ओर होते हैं जिसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन से करें, कौन से ओर हैं जिनको ग्रेविटेशनल से करें, और कौन से ओर हैं जिनको मैग्नेटिक से करें? तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन की। होता क्या है? फ्रॉथ मतलब झाग, फोम। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक हम टैंक ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे टैंक, इसके पैरेलल में एक छोटा सा टैंक लगा देते हैं और इसमें पानी को भर के फिल करके बेटा और टर्पेंटाइन ऑयल डाल देते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक। टर्पेंटाइन ऑयल का काम क्या होगा? यहां पे फ्रॉथ बनाने का काम करेगा। और एक स्टेबलाइजर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है बेटा? स्टेबलाइजर में एक कंपाउंड होता है, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं इसको, सोडियम जेंथेट कहते हैं, सोडियम जेंथेट। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है कि जो बबल्स बनेंगे उनको बर्स्ट होने से रोकना है, मतलब वो जल्दी जल्दी बर्स्ट ना हो जाए, ठीक। तो उनको बबल्स बनने को, यानी जो आपके फ्रॉथ बनेगा वो उसके बबल्स जो हैं वो बर्स्ट ना हो, तो इसलिए क्या ऐड करते हैं? स्टेबलाइजर। बाद में यहां पर एक पाइप पास कर देते हैं, इस पाइप के साथ एक सीव जैसा जुड़ा रहता है जिसमें बहुत सारे होल्स रहते हैं,
और जैसे ही एयर को यहां से पास करते हैं तो एयर क्या करता है, इसमें बबलिंग क्रिएट करता है, और बबलिंग की वजह से बहुत सारा फ्रॉथ बनेगा। फ्रॉथ बनने के बाद इसमें थोड़ा सा और जो है उसको फाइन पाउडर के फॉर्म में, एकदम महीन पाउडर, जैसे सीमेंट होता है बिल्कुल उसी तरह से पाउडर के फॉर्म में डाल देते हैं इसमें। जैसे ही फ्रॉथ बनेगा तो ओर के पार्टिकल क्या करेंगे, इसमें ये सपोज दैट कि ये आपके फ्रॉथ के बबल्स बने, तो बबल के ऊपर जो ओर के पार्टिकल हैं उसकी सरफेस पर ऐसे चिपक जाते हैं। ठीक, इसमें जो हम ओर सेपरेट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, वो ओर होते हैं जो लाइट वेट हो, हल्के हो, और जो भारी इंप्योरिटीज होंगी दे विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ टैंक, वो बॉटम में आ जाएंगी। अब जो ये फ्रॉथ बना उसको बगल वाले टैंक में धीरे धीरे गिराते रहेंगे और सारा ओर चिपक कर उन बबल्स के ऊपर इसमें कलेक्ट होता चला जाएगा। कौन से ओर होते हैं जो हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, जिनको इस मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? कौन से ओर हैं पता है? सल्फाइड ओर्स। जो सल्फाइड ओर होते हैं बेटा, जैसे जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, तो जो सल्फाइड ओर होते हैं जिनमें सल्फाइड लगा रहता है वो लाइट वेटेड होते हैं और उनकी इंप्योरिटीज उनसे भारी होती हैं, तो इंप्योरिटीज विल सेटल डाउन, और जो ओर्स हैं बेटा वो फ्रॉथ के ऊपर अटैच होकर कहां चले जाएंगे, आगे। क्लियर है, समझ आ रहा है सारा? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें कौन से ओर को सेपरेट करते हैं बेटा? सल्फाइड ओर्स। ठीक है, सल्फाइड ओर, जैसे जिंक सल्फाइड ZnS और CuS कॉपर सल्फाइड एटसेट्रा। ठीक, नेक्स्ट वन इज हाई ग्रेविटेशनल। Cu2S CuS दोनों होते हैं बेटा, कॉपर में दोनों वैलेंसी होती हैं। अच्छा, ठीक है, कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है। चलो ध्यान दो, अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल मेथड की। ग्रेविटेशनल मेथड में क्या होता है? ग्रेविटी मतलब भारी, जिसमें कोई चीज नीचे की तरफ पुल हो जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिक वॉश में क्या करते हैं कि हम बहुत सारे, जैसे मम्मा ने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी इसका एग्जांपल दिया है कि मम्मी जब राइस को साफ करती हैं घर पे, है ना, जब राइस को साफ करती हैं तो क्या करती हैं, उसमें गंदगी होती है, जब पानी उसमें डालती है तो क्या होता है बेटा कि वो गंदगी ऊपर आ जाती है, चावल सारा नीचे सेटल डाउन हो जाता है और उसको डिकेंट कर देती हैं, होता है, तो गंदगी सारी फ्लो होके क्या होती है, निकल जाती है। इन द सेम वे इसमें बहुत सारे ऐसे टैंक लगा दिए जाते हैं, बॉल शेप के स्ट्रक्चर्स, यहां पर ओर को डाल देते हैं और ऊपर से वाटर को इस पे गिराते हैं। वाटर के साथ क्या होगा, इसमें गार्गलिंग करेगा, और करने के बाद में क्या होगा कि जो इंप्योरिटीज होंगी वो फ्लो के आगे आ जाएंगी। इट मे पॉसिबल कि सम ओर के पार्टिकल्स आर आल्सो मूव्ड विद दिस, तो ऐसे करके और यहां कुछ सेटल होगा, कुछ यहां सेटल होगा, कुछ यहां होगा, और धीरे धीरे सारी इंप्योरिटीज यहां से फ्लो होके निकल जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है इसमें, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो आपके ओर के पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं बेटा, सेटल डाउन हो जा रहे हैं इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो इनका जो सेटल डाउन है बेटा, इसमें जो नीचे सेटल हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जा रहे हैं, इंप्योरिटीज इनसे अलग हो जा रही है, तो दिस वन इज नोन एज ग्रेविटेशनल मेथड। एंड द थर्ड वन इज, और इसमें कौन से ओर करते हैं बेटा, ऑक्साइड ओर्स। कौन से होते हैं, ऑक्साइड ओर, बिकॉज ऑक्साइड्स ओर आर हैवियर देन देयर इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज से भारी होते हैं वो। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन में सिंपल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, जो मैग्नेट पे चिपक जाते हो, तो इनको सेपरेट करने के लिए एक हमारे पास मैग्नेट होती है, एक बगल में उसके मोटर लगा रहता है, और उस मोटर पर एक बेल्ट लगी रहती है, इस तरह से कन्वेयर बेल्ट कहते हैं इसको, और ओर को जब इस पे गिराते हैं तो ओर बेटा इसके ऊपर गिरता है, मैग्नेट अगर उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो इट विल अटैच विद द मैग्नेट, और जैसे ही मैग्नेट के साथ चिपककर यहां तक आ जाएंगे, और जैसे ये बेल्ट यहां से डिटैच होगी ये यहीं पे गिर जाएंगे। और क्योंकि जो इंप्योरिटीज है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो वो क्या होंगी बेटा, वो मैग्नेट पे तो चिपकेंगी नहीं, वो यहां से फिसल के यहां गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये इंप्योरिटीज हो गई और ये हमारा क्या हो गया, ओर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दिस मेथड इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें मैग्नेट की हेल्प से हम इसको सेपरेट करते हैं। जनरली आयरन के ओर से इस मेथड से क्या करते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, बिकॉज आयरन हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। समझ आया? तो ये हमारा सेपरेशन टेक्निक्स हो गई। अब हमारे पास क्या है बेटा कि अब हमें जो ओर मिला, कंसंट्रेटेड ओर, जिनको कंसंट्रेट कर लिया हमने, कंसंट्रेट मतलब प्यूरिफाई कर लिया, उसमें से गैंग पार्टिकल्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास तीन तरह के मेटल्स होते हैं, तीन तरह की, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी
तीन तरह के मेटल्स की कैटेगरी होती है। एक वो जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। एंड द सेकेंड वन इज मॉडरेट रिएक्टिव, जैसे जिंक, कॉपर, है ना, आयरन, ये सब मॉडरेट रिएक्टिव हैं। और एक होते हैं जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं। लीस्ट रिएक्टिव में कौन आते हैं? सबसे नीचे, जैसे प्लैटिनम, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, ये सब आते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास तीन कैटेगरी हो गई। कौन कौन सी? हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, और तीसरे कौन से हो गए आपके? लीस्ट रिएक्टिव। तो हम यहां पर जो ओर मिले हमारे, वो ओर में तीन तरह के मेटल की कैटेगरीज होती है। हम तीनों तरह में डिवाइड कर ले। सबसे पहले हमने इनको कंसंट्रेट कर लिया, और कंसंट्रेट करने के बाद इनको डिवाइड किया हाईली रिएक्टिव में। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, उनके ओर्स होंगे, जैसे कौन कौन से हैं? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। दूसरे टाइप के हो गए जिसमें मीडियम रिएक्टिव हैं, ठीक है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनमें कौन कौन आ गया? जैसे कॉपर आ गया, जिंक आ गया, ठीक है, यही दो है आपके सिलेबस में अभी। तो लेड आ गया। इसके बाद जो आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव, हाँ, उनमें कौन कौन आ गया? उनमें आ गया जैसे सिल्वर आ गया, मर्करी आ गया, है ना, गोल्ड आ गया, प्लैटिनम आ गया, एटसेट्रा, ये सब हो गए, ठीक। तो अब इनमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उनका क्या कर देते हैं? तो उनको पहले मॉल्टन स्टेट में लेकर आते हैं। वाटर में एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाते, क्या करते हैं? मॉल्टन स्टेट में उनके जो कंपाउंड होंगे, जैसे NaCl ले लिया सपोज दैट, तो NaCl को कौन सी स्टेट में ले आएंगे? मॉल्टन। और मॉल्टन स्टेट में लाने के बाद उनमें इलेक्ट्रोड्स लगाकर एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है, एक तरफ एनोड बना दिया और एक तरफ कैथोड। और मॉल्टन स्टेट में हम इनका क्या करेंगे? Na+Cl- क्या करा देंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? तो ध्यान देना, एनोड पर ध्यान देना, हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां के क्लोराइड आयंस, दो क्लोराइड आयंस अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकालकर और बदल जाएंगे Cl2 में। और कौन सी गैस रिलीज होगी यहां? Cl2, क्योंकि Cl पे माइनस होता है तो इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, इधर की तरफ आएगा। क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, कैथोड। तो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होता है। दो सोडियम के आयन, क्योंकि दो क्लोराइड लिए तो बैलेंस करने के लिए दो सोडियम, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर जो कि क्लोरीन ने छोड़े थे और कन्वर्ट हो जाते हैं 2Na में, सोडियम मेटल। तो इस रॉड पर मेटल डिपॉजिट हो जाता है, जबकि यहां पर हमें बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। बबल्स क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस। और यहां डिपोजिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटल गैस तो है नहीं, इट विल डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, और धीरे धीरे बाद में उसको स्क्रैच करके निकाल लेते हैं। इस मेथड से जो मेटल मिलती है वो ऑलमोस्ट प्योर होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस इज द गुड मेथड फॉर गेट द प्योर मेटल। समझ आया? तो जितने भी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड हैं उनके कंपाउंड का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर एग्जाम में किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल की मेटलर्जी आती है तो आप क्या करोगे? कंपाउंड लोगे, मॉल्टन स्टेट कराओगे और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दोगे, खत्म। समझ आया? अब बात करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल की। लीस्ट रिएक्टिव मेटल के केस में क्या होता है? तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल में बेटा क्या होता है कि जो इनके कंपाउंड होते हैं दे विल डिकम्पोज बाय द हेल्प ऑफ हीट ओनली। उनको हीट कर दो, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास मरकरी ऑक्साइड है, हीट कर दो तो क्या हो जाएगा? Hg अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। बैलेंस कर लो, इसको 2 कर लो, ये 2 कर लो, बस डिकम्पोज हो गया। समझ आया? सिंपल सा हीट करना है। सिल्वर ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड तो देखा ही है ना आप लोगों ने, आपने इसकी रिएक्शन पढ़ी है। सनलाइट में रख दो केवल, Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है। ये रिएक्शन तो आपके, हाँ, सल्फाइड में होगा तो ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दो। जैसे HgS है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दो तो इट विल कन्वर्ट फर्स्ट इनटू HgO, है ना, और प्लस SO2, ठीक। फिर जो HgO है बेटा उसी टेम्परेचर पर धीरे धीरे वो भी डिकम्पोज हो जाएगा और इट विल कन्वर्ट इनटू 2Hg प्लस O2,
और यू कैन राइट डायरेक्टली रिएक्शन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको 2 कर लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बैलेंस कर लो। तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो, कैसे? ऐसे 2HGS, ठीक है, HGS प्लस O2 गिव्स Hg और प्लस SO2, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो जितने भी आपके हाई लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं बेटा, उनकी मेटलर्जी तो सबसे आसान है, करना ही नहीं है कुछ, हीट कर देना है, डिकम्पोज हो जाना है कंपाउंड, और डिकम्पोज हो जाएंगे तो आसानी से हमें क्या मिल जाएंगे? मेटल मिल जाएगा। बाद में प्यूरिफाई कर लो। प्यूरिफाई करने का मेथड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज द बेस्ट मेथड टू प्यूरिफाई द मेटल्स। समझ आया? करा दो। तो क्लियर है ये, समझ आ गया? अब किसकी बात करते हैं? लीस्ट रिएक्टिव, जिनमें हाँ मीडियम रिएक्टिव। मीडियम रिएक्टिव में आपके सिलेबस में अभी आपको जो पढ़ना है, शायद हमें लग रहा है 2 ही हैं, जिंक और कॉपर, बस। तो चलो जिंक को ले लेते हैं। तो हमें जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है उसमें सपोज दैट हमारे पास है जिंक सल्फाइड। सपोज दैट हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? जिंक सल्फाइड। हमें जिंक सल्फाइड को एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इट्स सोर्स। सबसे पहले इसको कंसंट्रेट किया। कंसंट्रेट करने के बाद क्योंकि सल्फाइड है बेटा, तो हम 2 चीजें करते हैं। अगर और बेटा सल्फाइड है, या तो सल्फाइड होगा या तो ऑक्साइड होगा, या तो सल्फाइड होगा या ऑक्साइड होगा या कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट होगा जनरली, ओर्स ऐसे ही होते हैं, यही सब होते हैं। तो अगर जिंक सल्फाइड है तो सल्फाइड है तो रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब होता है बर्न द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे तो जिंक सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड और प्लस SO2। समझ आया? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। या अगर ऑक्साइड है या कार्बोनेट है तो हम करते हैं कैल्सिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग? हाँ, रोस्टिंग डन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, एंड कैल्सिनेशन डन इन द प्रेजेंस, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में डिफरेंस है, एक प्रेजेंस में और एक एब्सेंस में। एब्सेंस में कह लो या लिमिटेड सप्लाई कह लो, लिमिटेड सप्लाई, बहुत कम सप्लाई, एक्सेस में नहीं। समझ आया? अब जो हमारा देखो सल्फाइड ओर बना, यहां से हमें अगर ऑक्साइड ओर है तो ऑक्साइड तो रहेगा ही, उसमें कुछ करना ही नहीं है। कार्बोनेट ओर में क्या करेंगे? कार्बोनेट में CO2 निकल जाएगा और मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। जैसे जिंक कार्बोनेट को हीट करो तो क्या बनता है? ZnO प्लस CO2, ZnO प्लस CO2। तो इस तरह से हमें जो मेटल होगा बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड में। अब इस मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाना है। ऑक्सीजन हटाने का प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करा देंगे कार्बन से। कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये यहां से O को निकाल लेगा और बनेगा ZnO प्लस CO, सॉरी Zn प्लस CO, Zn बनाना। अब ये जो मेटल मिलेगी वो इंप्योर होगी, इसको हम प्यूरिफाई कर लेंगे। और प्यूरिफाई करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। तो समझ आ गया? तो इस तरह से हमारी जिंक की मेटलर्जी खत्म, कुछ करना ही नहीं है। जिंक कार्बोनेट है तो उसको हीट कर दो, इट विल डिकम्पोज इनटू ZnO प्लस CO2 और बाद में उसको रिड्यूस कर दो, फिर प्यूरिफाई कर लो। अगर वो जिंक ऑक्साइड पहले से ही है, सल्फाइड, सॉरी सल्फाइड है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो, SO2 निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड है ना, रिड्यूस करो, प्यूरिफाई कर लो। कार्बोनेट है तो भी हीट, केवल हीट करो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्लियर है, ये आसान है, इजी है। अब एक मेटलर्जी बची है जिसमें एक स्पेशल केस होता है कॉपर की। कॉपर में सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। कैसे होता है समझो। ठीक, अब जैसे कॉपर का हमारा जो मेटलर्जी है, हम सपोज दैट ले रहे हैं कि उसको हम किससे बना रहे हैं? कॉपर सल्फाइड से, Cu2S। अब Cu2S को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दें? हीट, मतलब इसका रोस्टिंग करा दें। सबसे पहले हम Cu2S का क्या करेंगे? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेशन, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग कराएंगे। रोस्टिंग कराएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू Cu2O और प्लस SO2। बैलेंस कर लेंगे, अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोग बैलेंस कर लेना। तो Cu2O प्लस SO2। अब जो Cu2O बना वो फिर से Cu2S के साथ रिएक्शन कर लेगा। इसके 2 मॉलिक्यूल यहां पर लेंगे, इसका Cu2S
और ये Cu2O जो बना, ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे और बेटा 2 2 जा 4 और 2 6 Cu अलग हो जाएगा और इसका S और इसका O2 दो O SO2 करके निकल जाएगा। ठीक, अब तुम्हें बताएं ये जो SO2 गैस निकलती है यहां पर, ये मेटल जैसे हलवा बनते देखा है घर में, कभी सूजी का हलवा बनते देखा है, तो उसमें देखो बबल्स बनते हैं और फिर वो बस्ट होते हैं तो एक फ्लावर जैसा बन जाता है, फिर वो उसी में मिक्स हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन कॉपर के केस में भी जब मेटल बॉयल कर रही होती है तो उस कॉपर में से भी SO2 गैस ऐसी बबल के फॉर्म में निकलती है और जब वो बबल फटता है और एयर के कांटेक्ट में आता है तो वैसे ही जम जाता है। तो जैसे नहीं छाला फट गया हो, जैसे छाला अगर हो जाए और फट जाए तो वैसे ही दिखेगा। तो इसी वजह से ये जो कॉपर मिलता है बेटा, इस कॉपर को कहा जाता है ब्लिस्टर कॉपर। कैसा कहा जाता है? ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर जानते हो ना, उसी को कहते हैं ना, छाले को, उसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उसी कहते हैं शायद। तो इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है क्योंकि इसमें SO2 गैस रिलीज होती है और वो एक फ्लावर टाइप का बना देती है जब फटता है वो बबल। तो ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है और बाद में इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। प्यूरिफाई करने का मेथड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस तरह से तो कॉपर में सेल्फ रिडक्शन, ये देखो अपने आप से ही रिड्यूस हो रहा है। अलग से हम यहां पर देखो कार्बन यूज कर रहे थे, लेकिन यहां तो कार्बन का यूज किया ही नहीं हमने, वो तो अपने ही कंपाउंड से रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसी वजह से इस मेथड को क्या बोला जाता है? सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। कौन सी मेटल है जो सेल्फ रिडक्शन से प्यूरिफाई होती है? कॉपर। समझ आया? हाँ हाँ, कौन सा Cu2S? ये तो यही वाला है, वही कंसंट्रेटेड वाला। ठीक है, चलो ओके।